नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। तो मित्रों, हम लोग टीजीटी 2001 का जो पेपर था आया हुआ प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग हल कर रहे थे। तो उसमें अभी तक 16 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है 17वां प्रश्न से शुरू करेंगे, जो कि भारतीय संविधान का पार्ट है। तो देख लेते हैं 17वां प्रश्न। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? पूछ रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका स्वरूप कैसा है। तो क्या ये गणतंत्रीय है या संघीय है या अध्यक्षात्मक है? गणतंत्रीय तो है, संघीय भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक नहीं है। इसके बाद दिया है गणतंत्रीय है, एकात्मक है या संसदीय है। तो गणतंत्रीय है, संसदीय है, लेकिन एकात्मक नहीं है ना। फिर दिया है गणतंत्रीय है, संघीय है, संसदीय है। तो यहाँ पर गणतंत्रीय भी है, संघीय भी है और संसदीय भी है। इसका बाद दिया है गणतंत्रीय है, सही है, एकात्मक नहीं है और अध्यात्मात्मक भी नहीं है। यानी यहाँ पर गणतंत्रीय और संघीय और संसदीय, यानी ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो देख लीजिएगा कि राजनीतिक जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो ये गणतंत्रीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था। देखिए हमारे यहाँ संसद है ना, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट से मिलकर हमारी संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा इसके सदन हैं जो है, ठीक है ना। कोई विधेयक पारित होता है तो इनसे पारित होकर के राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, तो वह विधेयक जो है कानून बन जाता है। इस तरीके से संघ है, संघीय व्यवस्था है, राज्यों का एक संघ है ना, ये जो है हमारा भारतवर्ष। इसके बाद गणतंत्रीय है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न जो है लिखा है कि निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? अब यहाँ पर पूछ रहा है केंद्र राज्य संबंध से कौन सी समिति जुड़ी हुई है, कौन सी समिति जुड़ी हुई है? तो ये है राजमन्नार समिति, करारोपण प्रणाली जांच आयोग समिति या पॉल एबलेवी समिति या सरकारिया आयोग की समिति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका सरकारिया जो है आयोग की समिति, जो है सरकारिया आयोग की समिति जो है आपकी केंद्र राज्य संबंध से जो है संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। ये बार बार प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा और बार बार इसको पढ़िएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा मार्च 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह के सरकारिया अध्यक्षता में सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई। राजमन्नार समिति भी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। यहाँ पर एक और समिति मिल गई, राजमन्नार समिति भी केंद्र राज्य से संबंधित है और सरकारिया आयोग भी। इसके बाद है, लेकिन यह समिति तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी। किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी। कौन सी? राजमन्नार। एवं अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्रस्तुत की। केंद्र सरकार के द्वारा राजमन्नार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था, ठीक है ना। तो राजमन्नार समिति जो है केंद्र के द्वारा उसकी सिफारिशों को क्या किया? खारिज कर दिया गया। अतः उपयुक्त विकल्प 4 सही होगा। मतलब कि सरकारिया आयोग और राजमन्नार आयोग समिति जो है दोनों ही केंद्र राज्य से संबंध है, लेकिन राजमन्नार समिति जो है ये आपका जो तमिलनाडु सरकार है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात है, ये स्टेट गवर्नमेंट में जो है इसका निर्णय किया गया। और जब केंद्र में ये बात गई तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। बाकी सरकारिया आयोग जो है ये केंद्र राज्य से संबंधित है और ये केंद्र में भी था, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो पूछ रहा है भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल प्रश्न है, हमेशा आप लोग इसको पढ़ते हैं। तो मंत्रिमंडल मिशन, बैबल योजना, या राजगोपालाचारी योजना या शिमला सम्मेलन। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल मिशन या इसको कैबिनेट मिशन भी आप कहते हैं, कैबिनेट मिशन ही ये बोलता है बार बार, लेकिन यहाँ पर देखिए हिंदी में दे दिया है मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन, यानी ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। देखते हैं 20वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने मौलिक अधिकार जो है सरकार द्वारा या संविधान द्वारा
अधिकार जो है संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना, हमें प्रदान किए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। तो कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या जीवन का अधिकार है, समानता का अधिकार है, या स्वतंत्रता का अधिकार है। अब यहाँ पर अधिकारों की बात कर रहा है तो यानी कि ये चारों अधिकार ही होगा, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपातकाल में भी जो है लागू रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। जीवन का अधिकार जो है, यानी हमें जीने का जो अधिकार है उस पर जो है आपातकाल में भी कोई आपत्ति या निलंबित नहीं की जा सकती है। जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है, इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि जीवन का अधिकार सबको है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर चूँकि अभी जो है युद्ध हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सभी बच के रह रहे हैं। सरकार ये नहीं कहती है कि आप जो है जा कर के अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, बल्कि वो सबको अधिकार देता है कि आपको जीवन का अधिकार है और आप अपनी रक्षा करिए और आप साथ ही साथ अपने देश की भी सुरक्षा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन का अधिकार जो है आपातकाल में जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। ये इंडिया की बात हो रही है, यहाँ तो मैंने एक उदाहरण के रूप में उसको बता दिया, हालांकि ये इंडिया की भारतीय संविधान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन का अधिकार जो है आपका आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि भारतीय संविधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है, जिसको कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या सत्य है। तो ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा, ये न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बल्कि जो है ये न्यायालय के द्वारा जो है इनका पालन समय समय पर करवाया जाता है, या सरकार जो है इसे देख करके समय समय पर नियम कानून बनाती है और लोगों के हित का कार्य करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। 22वां प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो ऑप्शन है सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति, या विरोधी दल का नेता। तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसको बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, और उसको संबोधित कौन करता है, तो इसको जो है इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक जो है आह्वान राष्ट्रपति करता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। 108 आर्टिकल जो है पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ये जो है आपके गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 18 जुलाई 1989 तक था, है ना। मोरारजी के बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का था। इसी क्रम में चरण सिंह के बाद वीपी सिंह ने फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन गैर कांग्रेसी प्रथम जो है पहली बार जो है भारत का प्रधानमंत्री बना, तो वो मोरारजी देसाई थे। देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है। तो संघ के लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत। तो अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 25वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा है और पूछ भी सकता है। कह रहा है संसद की बैठक, अभी हमने बात किया थी कि संसद जो है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उसकी अध्यक्षता करता है। बुलाना राष्ट्रपति के द्वारा होता है संयुक्त बैठक, और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो ऑप्शन में है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 बार, यानी ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा। व्याख्या इसकी देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सामान्यतः संसद की बैठक एक साल में 3 बार होती है, लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार 85 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। अर्थात कम से कम लोकसभा की बैठक 2 बार होनी चाहिए, ठीक है ना। 6 माह का जो है अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 बार जो है कम से कम होने ही चाहिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है सरकार से जो है सूचना प्राप्त कर सकता है? तो 78, 2, 75 1 या 78 का, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 78 का के माध्यम से जो है वो सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कौन? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न राज्यों की शासन व्यवस्था से है। तो 27वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्यसभा का चुनाव कौन कराएगा? तो मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी या गवर्नर या मुख्य सचिव। तो राज्य विधानसभा का चुनाव जो है मुख्य चुनाव अधिकारी ही करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है, आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 28वां क्वेश्चन है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शक्ति और व्यवस्था कायम करता है? पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है किसकी देखरेख में? ठीक है, तो जिलाधीश, पुलिस कप्तान या राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा। तो पुलिस बल जो है शांति और व्यवस्था किसी ज़िले में किसके जो है आदेश में करता है? तो वह जिलाधीश होता है, ठीक है ना। जिलाधीश के माध्यम से जो है पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखती है किसी ज़िले में। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि पंचायती राज या नगरीय निकायों से है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। द्विस्तरीय बनाने का सुझाव कौन दिया था? तो के संथानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या संविधान प्रारूप समिति। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति थी, जो ये है द्विस्तरीय पंचायत की बात करते हैं, है ना। ये द्विस्तरीय पंचायत की बात करते हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात निम्न में से इनमें से कौन करता है, ठीक है, कि बात कौन, त्रिस्तरीय पंचायत की बात कौन करता है, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल और दबाव समूह से। कह रहा है दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना, या भौतिक विकास के लिए कार्य करना, या अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, या धर्म की रक्षा करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों की विकसित करना, ठीक है। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, बल्कि ये कुछ लोगों का जो है एक गुट होता है, एक जो है समूह होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों का एक समूह होता है जो कि राजनीतिक दल के लिए कार्य करता है और इन लोगों के हितों के लिए वो कार्य करता है। तो वही है कि अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, यानी इन सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए वो राजनीतिक दल के अंतर्गत कार्य करता है। वो अपनी बातें जो है राजनीतिक दल से मनवाता है या उनके लिए कार्य करता है, ठीक है। ये किसका हित विकास करेगा? तो ये यहाँ जो समूह की जनता है उनका विकास करेगा। तो यानी ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा।
देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के लिए उपयुक्त रहेगी? तो एक दल की प्रधानता, दल रहित या बहुदलीय या द्विदलीय। तो लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र के लिए जो है उपयुक्त दलीय व्यवस्था मानी जाती है वह द्विदलीय मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। तो इसका व्याख्या देखते हैं। लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है ना। बहुदलीय व्यवस्था निर्णय अपेक्षाकृत सहयोगी दलों के दबाव पर निर्णय करने लगता है। द्विदलीय व्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो पूछ लेगा द्विदलीय व्यवस्था कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर कैसी व्यवस्था है? तो वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का हमें लगता है आखिरी प्रश्न होगा। तो 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जाता है? किसे दबाव समूह माना जाएगा, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारत सेवक समाज। तो इसमें से दबाव समूह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, ये जो है एक दबाव समूह है। तो यानी ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस दबाव समूह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत सेवक समाज सामाजिक संगठन है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संगठन है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग अभी हल कर रहे हैं TGT 2001 में आया हुआ पेपर। इसका एक वीडियो और है जो कि आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगा। तो ये 3 पार्ट में ये 2001 का पेपर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2002 का पेपर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।